नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। आज यानी 10 अक्टूबर 2022 से एक नए सिरे से आगाज कर रहा हूं मैं डेली करंट अफेयर्स का। और हमारे साथ जुड़िए, तैयारी कीजिए आप यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की जैसे बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एसएससी बैंकिंग, रेलवे जैसे वनडे एग्जामिनेशन की भी, साथ ही अग्निवीर सेना भर्ती का भी तैयारी किया जाएगा हमारे यहाँ। और केबीसी सीजन 14 कौन बनेगा महाकरोड़पति में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे, क्योंकि हमारे सेशन से सीधे 8 क्वेश्चन केबीसी में पूछे गए। ये बड़ी हर्ष का विषय हमारे लिए। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि पहला सोलर गांव किस राज्य में बना है? ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी गुजरात में या डी कर्नाटक में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गुजरात के मोढेरा विलेज को बनाया गया है देश का प्रथम सोलर विलेज। तो देश का प्रथम सोलर विलेज बना है मोढेरा विलेज, जो आपको मिलेगा गुजरात में। अगर आपसे कोई पूछे कि देश का प्रथम सोलर जिला कौन था तो कोयम्बटूर था। जबकि अगर आपसे पूछे तो देश का प्रथम सोलर राज्य किसे घोषित किया गया तो राजस्थान को। प्रथम सोलर संचालित हवाई अड्डा कौन सा था तो कोच्चि हवाई अड्डा, जो आपको केरल में मिलेगा। प्रथम सोलर संचालित जो ट्रेन है वो कहाँ चली गई? तमिलनाडु में बिल्ली टूरिस्ट विलेज में चलाई गई। इसके अलावा देश का प्रथम सोलर रेलवे स्टेशन कौन सा है तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 2018 में जिसे घोषित किया गया था। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सूरत डिस्ट्रिक्ट में सभी प्राइमरी हेल्थ केयर है जो हैं उसको सोलर सिस्टम से जोड़ दिया गया है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर जो पार्क है वो भादरा सोलर पार्क है। अभी सुर्खियों में था, कमेंट करके बताइएगा कहां स्थापित किया जा रहा है। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस सबसे बड़ी एजेंसी है जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और फ्रांस के प्रधानमंत्री माइक्रो इस होलांदे ने मिलकर 30 नवंबर 2015 को की थी। इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। गुरुग्राम जिसे हम गुड़गांव के नाम से जानते थे, दिल्ली से सटा हुआ दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है। अगर बात दोस्तों गुजरात की करें तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। राज्यपाल आपको मिलेंगे आचार्य देवव्रत। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26। राजकीय पुष्प है मैरीगोल्ड और राजकीय पशु है एशियाई शेर। आपको पता है गुजरात एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क को आप जानते होंगे। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि पहले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक हुआ करते थे। गुजरात में मिलेंगे आपको 33 जिले। यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जैसे गिरि राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान, बेलार राष्ट्रीय उद्यान और जंगली गधा अभ्यारण्य आपको गुजरात में मिलेगा। आज का अपना दूसरा सवाल है दोस्तों कि नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। आंसर ये करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में किया जा रहा है नर्मदा महोत्सव का आयोजन। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं मैं दोस्तों तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है श्री मंगू भाई छा पटेल। विधानसभा की सीटें 230, राज्यसभा में 29 सीटें हैं। जबकि यहाँ दोस्तों उल्टा हो गया है, लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। जबकि यहाँ का राजकीय पशु आपको मिलेगा बारहसिंघा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी जो आपको मिलेगा बुलबुल और राजकीय पेड़ आपको मिलेगा बरगद। मध्य प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को की: सांची का बौद्ध स्मारक, भीमबेटका की गुफा और खजुराहो के मंदिर। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे: पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, सतना राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां नामीबिया से 8 शेर लाए गए हैं, 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें 5 मादा चीते हैं और 3 नर चीता हैं और इन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है आशा नाम। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और इसके अलावा रामसर साइट है 2, शिवपर तालाब रामसर साइट है मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर तालाब जो रामसर साइट है। जिन्हें नहीं पता रामसर साइट क्या होता है उन्हें हम बता दें कि 1971 में ईरान के शहर रामसर में जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उन्हें बचाने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहीं से निकल के आया है रामसर साइट सम्मेलन, जिसमें आर्द्र भूमि की रक्षा की जाती है। क्योंकि आर्द्र भूमि जो होते हैं ये जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव जैसे बहुत सारे अम्लीय जो हैं, अम्ल का
जल से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, सारे गुण पाए जाते हैं रामसर साइट में, आर्द्रभूमि में। इसलिए आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए, उसको कंजर्वेट करने के लिए रामसर साइट 1971 से आया। और मध्य प्रदेश में 2 रामसर साइट हैं, शिवपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब। टोटल की बात करें दोस्तों तो टोटल मोस्ट आई थिंक 37 है। मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं दोस्तों, जैसे भीमबेटका की गुफा जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, भरथरी गुफा आपको मिलेगा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, उदयगिरी जो गुफा है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, बिगेंद्रनाथ जो गुफा है वो भी मिलेगा रायसेन में, बाघ गुफा धार जिला में है, काफी फेमस है बाघ और भीमबेटका। यूपीएससी का जब आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ेंगे नितिन संघानिया जी की बुक, तो आपको सीधे यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार यूपीएससी स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है कि बाघ गुफा उत्तर मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो धार डिस्ट्रिक्ट में। और शंकराचार्य की गुफा आदमगढ़, ये लिखा है आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़ होगा। आदमगढ़ का आपने कहानियां सुनी होगी, तो आदमगढ़ की गुफा मिलेगा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। पांडव गुफा पंचमढ़ी में, जबकि सिंगरौली में भी आपको गुफा मिलेगा। मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, क्योंकि मंदिरों का शहर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में खजुराहो में। शारदा देवी मंदिर मैहर का नाम सुना होगा आपने, ये सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। महामृत्युंजय मंदिर रीवा में मिलेगा आपको। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में मिलेगा। और महाकाल जो मंदिर है उज्जैन में मिलेगा। यहीं पे विकास दुबे को पकड़ा गया था जब उत्तर प्रदेश से भाग के गए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया था। और खजुराहो मंदिर छतरपुर, ये आपको मिलेगा छतरपुर में। तो ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया। और आपको पता होगा खजुराहो मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। 2 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है, ओरछा और ग्वालियर। ये यूपीएससी में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। एंड इवन 1 से 3 स्टेट पीएससी जो है उसमें भी पूछा जा चुका है। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एक्सीलेंस अवार्ड की घोषणा की है, ताकि वो और अच्छे ढंग से काम कर सके। जैसे आईएएस स्टेट पीएससी के जो अधिकारी हैं वो उनको प्रोत्साहन दे रहा है। ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आप एक ऑप्शन जोड़ लीजिए राजस्थान, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक्स है। तो राजस्थान एक्सीलेंस अवार्ड देगा अपने कर्मचारियों को, ताकि वो बेहतर ढंग से काम कर सके। अब बात राजस्थान की है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल मिलेंगे आपको कलराज मिश्र। डिप्टी सीएम आपको मिलेंगे सचिन पायलट। विधानसभा की सीटें हैं राजस्थान में 200, और लोकसभा की सीटें हैं 25, जबकि राज्यसभा की सीटें हैं 10। और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो रोइंडा है। पेड़ जो आपको मिलेगा खेजरीक मिलेगा। राष्ट्रीय जानवर ऊंट है, और राजकीय पक्षी गोदावन है। और राजकीय खेल अगर आप बात की जाए तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो है बास्केटबॉल। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट है राजस्थान में। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो 10 टाइगर रिजर्व मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व मिलेगा, और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, यानी 3 टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। और अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है ये रामसर साइट भी है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मरू राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान में सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मिलेगा जयपुर में, और इसके अलावा जोधपुर हवाई अड्डा मिलेगा, और डबोक हवाई अड्डा मिलेगा उदयपुर में। अभी हाल ही में केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ऐसे सवाल आपसे केबीसी में पूछे जा सकते हैं। तो सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मिलेगा जयपुर में, और जयपुर राजधानी है राजस्थान की। जयपुर में आपको मिलेगा हवा महल, जिसको राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। आगे बात की जाए दोस्तों तो नोबेल पीस प्राइज 2022 किसे दिया गया, रूसी समूह स्मारक को, या यूक्रेनी संगठन को, बेलारूस की कार्यकर्ता एलिस को। तो उपयुक्त सभी तीनों लोगों को इस वर्ष का 2022 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। रूसी समूह स्मारक है उसको दिया गया है, यूक्रेन का एक संगठन है उसको दिया गया है, और बेलारूस के कार्यकर्ता जो एलिस है इस समय जेल में बंद है उन्हें दिया गया है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया था वो 1979 में दिया गया था मदर टेरेसा जी को। इसके अलावा 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था, इसलिए उनको 2014 में। पाकिस्तानी लड़की जो थी मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष में पाने वाली सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज की महिला थी वो,
उनको दिया गया था। और सबसे पहले भारत में 1989 में मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा की अगर बात करें तो निर्मल हृदय संस्था नामक इनका एक हॉस्पिटल था, जिस संस्था में कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रही थी, इसीलिए इनको 1979 में नोबेल के पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ को, रतन टाटा को या ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया को? ये हैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेजेंट टाइम में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी तो दुनिया जानती है देश के प्रधानमंत्री हैं, और रतन टाटा ये जमशेद रतन के सुपुत्र हैं, टाटा कंपनी के चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में। तो इन्हें दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा रत्न प्राइज। अगर आरएसएस की बात की जाए दोस्तों, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर को 1925 में केशव बलराज हेडगार ने की थी। इसका मुख्यालय आपको नागपुर में मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में जो इसके कर्ता धर्ता है वो मोहन भागवत हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि किस राज्य के राज भवन में सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना की गई है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे वो सहकारिता मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हैं, वो विजिट पे थे, तो उनके द्वारा अनावरण किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा। किस राज्य के राजभवन में सरदार पटेल जी की मूर्ति? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी तेलंगाना, जी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। अगर सिक्किम की बात करें दोस्तों, तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। इससे पहले नागल्याल वंश का यहाँ शासन हुआ करता था। 1947 में सिक्किम ने भारत में विलय होने से मना कर दिया था। इसको एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी भारत में शामिल नहीं था, ना ही पाकिस्तान में शामिल था। लेकिन बात यह होती है कि 1970 के आसपास क्या होता है कि नेपाली लोगों का दखल बढ़ जाता है, जिसके बाद वहां पे एक संघर्ष होता है, एक बहुत बड़ा होता है, और जिसे दबाने के लिए भारतीय सेना इंटर करती है 1975 में। उसके बाद वहां पे जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनमत संग्रह के तहत भारत में शामिल किया जाता है सिक्किम को। चीन का मानना था कि हमने सिक्किम पे जबरदस्ती कब्जा किया है, लेकिन 2003 में चीन ने सिक्किम को भारत के राज्य की मान्यता दी। बदले में हमने उन्हें तिब्बत जो उनका अधिकृत क्षेत्र है उसको हमने मान्यता दिया। तो यहाँ के मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल मिलेंगे गंगा प्रसाद, विधानसभा की सीटें हैं 32, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, और जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। यहाँ के राज्य के पुष्प है पिनीसक, राज्य के पेड़ जो आपका वरुष मिलेगा, और राज्य के पशु आपको मिलेगा लाल पांडा। और देश का जो 36वां संविधान संशोधन था 36 अमेंडमेंट बिल, उसके तहत जब वो एक्ट बना तो 22वां राज्य बना सिक्किम भारत का। अगला सवाल है दोस्तों, सिक्किम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा है, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जबकि एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा आपको। कंचनजंगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व है, और बायोस्फीयर रिजर्व में ये आपको मिश्रित में आता है, आपको पता है। देश में जैविक खेती करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य बना था। रंगीत नामक जल विद्युत परियोजना रंगीत नदी पे चलाई जा रही सिक्किम में, जो तीस्ता नदी की सहायक नदी है। फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था सिक्किम को, विश्व खास संगठन ने इसलिए दिया था, यानी FAO ने। और सिक्किम में कई एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। इसके अलावा एक जिलेपला दर्रा है, वो भी आपको सिक्किम में मिलेगा। और 2003 में हमने कहा कि चीन ने सिक्किम को भारत का दर्जा दिया, जबकि बदले में हमने तिब्बत को चीन का दर्जा दिया। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में मोदी जी ने एम्स का उद्घाटन किया है? टाइपिंग में मिस्टेक्स हो गई दोस्तों, एम्स में किया गया है उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो हिमाचल प्रदेश पे दौरे पे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में स्थापित किया है एम्स, मोदी जी ने उसका अनावरण किया है, शिलान्यास किया है। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है, उससे उसको मत जोड़िएगा। छत्तीसगढ़ जो आपको बिलासपुर मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में है, उसका हाईकोर्ट भी छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ का, लेकिन ये बिलासपुर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला। अगर आपसे कोई पूछे, धर्मशाला जहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, काफी खूबसूरत जगह है, आप कभी जाइएगा। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है, पहली है शिमला। हिंदी के साथ साथ संस्कृत को भी राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है।
जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजेश विश्वनाथ अलकोर जो हैं राज्यपाल हैं। विधानसभा में 68, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्त बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, इंदर वैली, खीरगंगा, पिन वैली जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। अगला सवाल है दोस्तों कि जो 22वीं रिपोर्ट आई है, छठी रिपोर्ट आई है जो स्वच्छ सर्वेक्षण की 2022 में, उसके 6 रिपोर्ट जो आई है स्वच्छ सर्वेक्षण की, उसके तहत गंगा शहर के किनारे बसे हुए जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, उनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। सबसे पहले मैं चीज क्लियर कर दूं कि इस वर्ष जो छठी रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 2 कैटेगरी रखे गए हैं, एक 1 लाख से अधिक, एक 1 लाख से कम। पहला ग्रामीण रिपोर्ट आई थी, दूसरा आपका शहरी रिपोर्ट आया था। इनमें कई ग्रुप बनाया है, गंगा किनारे बसे हुए शहरों का ग्रुप बनाया है, जिसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा स्वच्छ है। तो मैं बता देता हूँ, हरिद्वार सबसे स्वच्छ शहर बना है, गंगा किनारे जो बसा हुआ है 1 लाख से अधिक आबादी का। जबकि 1 लाख से कम आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है वो है। और अन्य राज्यों के शहरों की बात की जाए तो उनकी स्थिति काफी बदहाल है। गंगा किनारे बसे हुए जैसे प्रयागराज है, इसकी स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन कानपुर का हाल काफी बेहाल है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं सब दोस्तों, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। मुख्यमंत्री आपके हैं यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। पिछले साल 3 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री चेंज हुए, अल्टीमेटली पुष्कर सिंह धामी बने। तब से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3। ब्रह्म कमल यहाँ का राजकीय पुष्प है। पेड़ है ब्रुनासो। खेल फुटबॉल इनका राजकीय खेल जो है फुटबॉल है। और हिमालयन जो मोनाली पक्षी है इनका राजकीय पक्षी है। और राजकीय जीव की बात करें तो कस्तूरी मृग आपको पता होगा काफी फेमस है, जो उत्तराखंड में पाया भी जाता है। तो वहां पे इन्होंने बनाया है कस्तूरी मृग को अपना राजकीय जीव। उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, मैं आप उसकी बात कर लूं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। मैं आपको क्लियर बता दूं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको उत्तराखंड में। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि वायुसेना दिवस कब मनाया गया। 4 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को। आंसर है इसका 8 अक्टूबर, क्योंकि 8 अक्टूबर को 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं वायुसेना दिवस। और इसके चीफ मिलेंगे आपको RK भदौरिया। अच्छा दोस्तों, वायुसेना के साथ 2 सेनाएं और होती हैं, आपको पता है, जल सेना होती और थल सेना होती। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है दोस्तों कि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने किस पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया। हमने इसका डिटेल क्लास लिया था, आपको पता है, अपने UPSC सीरीज के तहत। CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, TMC यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, या झारखंड मुक्ति मोर्चा या शिवसेना। इसका सही आंसर है शिवसेना। तो महाराष्ट्र में 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं अंधेरी सीट पे, जहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों फॉर्मर CM वर्तमान CM चुनाव लड़ रहे थे एक ही सीट पे और एक ही चुनाव चिन्ह से और एक ही पार्टी के नाम पे, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर दिया है कि किसी एक ही व्यक्ति को अब चुनाव चिन्ह मिलेगा, यानी इसका फैसला आने वाला है। अब उद्धव ठाकरे जी को कोई अन्य चुनाव चिन्ह चयन करना होगा, क्योंकि जो समर्थन है वो एकनाथ शिंदे को है। तो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग जिसके पास बहुमत होगा, जिसको समर्थन ज्यादा होगा, चुनाव चिन्ह उसी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी बज गई है इस मामले में। शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना की स्थापना हुई थी 1966 में, बाल ठाकरे ने की थी। 1989 में गठबंधन के साथ शामिल हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ NDA में सहयोगी रहे, लेकिन 2019 में आपको पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे उद्धव ठाकरे जी, लेकिन 29 जून को सरकार गिरने के बाद ये हट गए और 29 जून 2022 से उद्धव ठाकरे के स्थान पे अब मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। चलते चलते दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश अधिनियम 1968 के तहत अनुच्छेद 15 का प्रयोग करते हुए शिवसेना के जो राजकीय चिन्ह है धनुष और तीर, उसको फ्रीज कर दिया।
चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए हर दिन हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में मिलेगा। चुनाव आयोग के गठन कार्यप्रणाली शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रथम हमारे चुनाव आयोग थे सुकुमार सेन। प्रेजेंट टाइम में जो चुनाव आयोग है वो है राजीव कुमार। तो आज का रहा ये कुछ लेखा जोखा क्वेश्चंस। डेली हम टॉप 10 क्वेश्चन को उठाएंगे दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए डेली करंट अफेयर सीरीज। आपको रोज सुबह 5 बजे मिल जाएगा। आज देरी हुई है क्योंकि आज मैं प्लानिंग कर रहा था कि आज से मैं डेली करूंगा, तो आज देरी हुई, इसके बाद कभी आपको देरी नहीं होगी। सुबह 5:30 क्लॉक पे आपको डेली आपके बिस्तर पे करंट अफेयर मिल जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।